अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। लीगल लिटरेसी की तरफ से पूरे भारत में अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे 28 और 29 सितंबर को दो कार्यक्रम आ रहे हैं। 28 सितंबर को कार्यक्रम है नो टू राइट टू नो। जैसे हम कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इसी तरह राइट टू नो। अब राइट टू नो डे मनाया जाता है और ये राइट टू नो का मतलब होता है बच्चों, जैसे इस कंसेप्ट को हम पहले क्लियर कर लें। राइट टू नो, जानने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को अनेक जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उसी तरह उसे जानने का अधिकार भी है। लोकतंत्र में व्यक्ति ही शासन का एक अंग होता है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के वोटों के द्वारा ही सरकार बनती है। इसलिए लोकतंत्र को स्थायी और मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश के प्रत्येक नागरिक को उस देश की सरकार, उस देश का शासन क्या कर रहा है, जो देश की जनता टैक्स दे रही है, उस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहाँ लगा रही है और किस प्रकार, किसके माध्यम से वो खर्च कर रही है, ये सब जानने का अधिकार लोगों को होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये एक बहुत लंबा समय से चला रहा है। 1776 में स्वीडन में सबसे पहले राइट टू नो का अधिकार वहां की जनता को दिया गया। 1776 में बच्चों सोच के देखो कितने साल पहले। हमें तो ये जानने का अधिकार मिला है 2005 में। और स्वीडन में जो भी सरकार बनती है, वो सरकार कितना खर्च और कहां कर रही है, किस प्रकार का शासन चला रही है, उसमें पारदर्शिता लाने का काम वहां की सरकार करती है। इसलिए जो स्वीडन है वो ट्रांसपेरेंसी में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा देश माना जाता है। यानी सरकार सभी कामों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रखती है। और इसी कारण जो करप्शन में यदि एक इंडेक्स है, सारे संसार के लोगों को नापतोल किया जाता है कि कोई देश कितना भ्रष्ट है या कितना उस देश में कितना भ्रष्टाचार है, तो उस इंडेक्स में स्वीडन सबसे कम भ्रष्ट देशों में से गिनती होती है। यानी दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट, और जहां पर शासन द्वारा भ्रष्टाचार कम से कम किया जा रहा है, उस इंडेक्स में स्वीडन का नाम सबसे आगे है। और हमारे एशिया और अफ्रीका के देश तो बहुत ही ज्यादा, हमारा जो इंडेक्स है वो बहुत ही खराब है। और 1945 में जैसे यूएनओ बना, फिर 1948 में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में भी एक प्रस्ताव पास किया वहां कि राइट टू नो होना चाहिए, सब जगह राइट टू नो। यानी यूएनओ खुद संस्था भी यदि कार्रवाई कुछ करे तो वो पारदर्शिता बरते, और सब देशों की सरकारों से यह उम्मीद की गई कि आप कानून बनाइए और राइट टू नो का अधिकार है वो लोगों को दीजिए। तो 1948 में 25 देशों ने यह स्वीकार कर लिया था। शायद 1966 में अमेरिका की सरकार ने भी राइट टू नो का अधिकार जनता को दे दिया था, जानने का अधिकार। और 1977 में उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया था, उसमें थोड़ा संशोधन किया था, लेकिन अमेरिका के लोगों को भी राइट टू नो का अधिकार है वो मिल गया। FOIA, अमेरिका का जो अधिकार है उसका नाम है FOIA, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966। यानी एक बार फिर बताता हूं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966, यानी कुछ जानने की आजादी, कुछ जानने की आजादी।
1986 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि लोगों को ये अधिकार देना चाहिए, राइट टू नो का अधिकार उसको दे देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पर तो ये भी कहा कि लोकतंत्र में स्वामी है वो लोग हैं। यदि हमारे स्वामी लोग हैं तो स्वामी को सब बातों का पता क्यों नहीं होना चाहिए? यानी नौकरशाही, कर्मचारी और राजनेता सारे देश की सेवा में या लोगों की सेवा के लिए आते हैं। अर्थात स्वामी कौन हुआ? लोग। और सेवादार कौन हुए? राजनीति के लोग, सरकार, चाहे वो पॉलिटिकल सरकार हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार हो। तो फिर अपने स्वामी को तो सभी सूचनाएं देते हैं, तो हमें भी सूचना देनी चाहिए। ये उनका बहुत ही अच्छा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और इस फैसले के दबाव में आकर वीपी सिंह ने भी एक बार घोषणा की थी। वीपी सिंह ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होना चाहिए। कुछ कमेटियां भी बनी, उसमें भी कहा गया। फिर कई राज्यों ने, जैसे तमिलनाडु ने, मध्य प्रदेश ने, कई राज्यों ने, गोवा ने, कई राज्यों ने राइट टू नो का इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो का अधिकार है, हम हमारे कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इन राज्यों ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहिए और कोशिश भी की गई और प्रक्रिया शुरू हुई। 2004 में बीजेपी की सरकार चली गई और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई 2005 में भारत को राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट मिल गया। ये अधिकार हमें प्राप्त हुआ। अब कहते हैं कि इससे, राइट टू इंफॉर्मेशन से फायदा क्या है? इससे पारदर्शिता बढ़ती है, यानी सरकार जितना पैसा, जितनी कार्रवाई, पैसा ही नहीं, जितनी कार्रवाई, जितना वो काम करेगी वो जनता को बताना पड़ेगा। जवाबदेही बढ़ती है। सरकार को पता है कि जनता को राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार के तहत उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, तो उनकी जवाबदेही बढ़ती है, वो सोच समझकर काम करते हैं। भ्रष्टाचार कम होता है। जैसे हमारे गली में कोई ठेकेदार गली बना रहा है, तो हमें उससे जानने का अधिकार है कि आप मुझे वो परफॉर्मेंस दीजिए जिसके कारण हमारी गली जो पक्की होगी उसमें कितना मटेरियल लगेगा। ये ठेकेदार को लिखित रूप में मिलता है। यदि कोई गली का मालिक है, वो सूचना मांग लेता है ठेकेदार से और वो ना दे, तो आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हो भी हमारी गली बन रही है, उसमें किस प्रकार का मटेरियल लगेगा और कितना लगेगा, कितना मोटाई में लगेगा, कितना लोहा लगेगा, कितना सीमेंट, कितनी बजरी लगेगी। तो वहां से वो प्राप्त कर सकता है। और उस गली में ठेकेदार यदि उतना प्रयोग नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। एक नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ती है। जो देश की जनता है वो अपने इस अधिकार के तहत शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लग जाती है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, यानी सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए। तो फिर आरटीआई है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है वो शामिल इसमें होने से नागरिकों की जो अधिकारों की सुरक्षा है वो भी इसके थ्रू हो जाती है। क्योंकि हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर नेता को एक भय रहता है कि यदि गलत कार्य किया तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत से देना पड़ेगा। और इसके बाद न्यायपालिका में भी सुधार। अब न्यायपालिका के बारे में भी आरटीआई मांगी जा सकती है, यानी फौज के बारे में, सेना के बारे में और न्यायपालिका के बारे में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानकर, यदि देश के लिए कोई गोपनीय विषय है तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत वो नहीं आता, लेकिन ज्यादातर हम वो कर सकते हैं। अब आता है राइट टू ले कैसे सकते हैं। तो ले सकते हैं कि पहले हमें कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इसके लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके 3 तरीकों से आप सूचना मांग सकते हैं। या तो आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, या आप डाक द्वारा रजिस्ट्री करके भेज दीजिए, या आप आजकल डिजिटल का जमाना आ गया तो आप मेल भेजकर भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप किसी डिपार्टमेंट में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
और इसमें 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के अंदर उनको सूचना देनी होती है। यदि वो 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देते तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकते हो कि मैंने ये सूचना मांगी थी और मुझे समय पर नहीं मिली। यदि वो भी मान लो सूचना आपको ना दे तो 90 दिन के अंदर आप केंद्रीय जो आरटीआई उच्च आयोग बना हुआ है वहां आप सूचना के लिए जाने के लिए आप अधिकार है आपको, आप वहां जा सकते हैं। और यदि किसी भी अधिकारी की किसी भी स्तर पर कोई कोताही बरती जाती है, जानबूझकर सूचना नहीं दी जाती या वो सूचना को गोलमाल करके या गलत सूचना देता है तो उस पर आर्थिक और दंड भी दिया जा, आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है और दंड भी दिया जा सकता है। तो आरटीआई की सूचना है, जो आरटीआई है, इस आरटीआई का नाम ही जो 28 तारीख को अपना जो प्रोग्राम होना है वो आरटीआई ही है। वो हमने इसको आरटीआई कह दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। और राइट टू नो, जानने का अधिकार सबका है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत जो कड़ी है वो यही है कि राइट टू नो, आपको जानने का अधिकार है। तो राइट टू नो डे अब 28 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है यूएनओ, उसकी एक एजेंसी है यूनेस्को, उस एजेंसी के थ्रू ये 28 सितंबर को राइट टू नो डे मनाया जाता है। इस खुशी में कि आजकल सारे संसार में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार होती है वो जनता की चुनी होती है। तो जनता, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है, स्वामी है, स्वामी को सब कुछ जानने का अधिकार है। इसलिए राइट टू नो डे को मनाया जाता है। और हम 28 तारीख को क्विज कंपटीशन करेंगे इसी विषय में, इसी विषय को लेकर हम क्विज कंपटीशन करेंगे। और इसमें कहता है उसके उद्देश्य क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन के, तो मतलब पारदर्शिता लाना, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना, जनता को शासन तक पहुंचाना, ये अनेक इसके राइट टू नो के फायदे हैं। और आरटीआई और राइट टू नो एक ही चीज है। और 29 तारीख को इसके लिए होना है पेंटिंग, कोई वीडियो और पोस्टर मेकिंग, अनेक प्रकार के जैसे लेटर में लिखे हुए हैं। तो आप 28 को तो क्विज कंपटीशन करेंगे और 29 तारीख को आप अन्य जो पोस्टर मेकिंग है, आपको स्लोगन का है, कोई छोटी वीडियो बनानी है तो ऐसी आप वीडियो बना सकते हैं। और राइट टू नो के बारे में आप जो भी अपने स्कूल में आप गतिविधि कराएं, चाहे क्विज कंपटीशन की कराएं या फिर आप दूसरी गतिविधियां कराएं, उनकी आप 1-1, 2-2 मिनट की क्लिप बनाकर मुझे भेज दीजिए ताकि उनकी एक कंबाइन अच्छी सी डिस्ट्रिक्ट की हम वीडियो बना लेंगे एक, और वो ताकि आगे भी हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। तो मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 28 की क्विज के बढ़िया बढ़िया अंश और जो 29 तारीख को जो प्रोग्राम होना है उसकी बढ़िया बढ़िया क्लिप जिन किसी ने विशेष प्रकार की बच्चे ने बनाई है, कोई वीडियो बनी है अच्छी, इस प्रकार के कोई स्लोगन बढ़िया है, पोस्टर मेकिंग बढ़िया है, तो अब कहेंगे कि उनका सर विषय क्या होगा। तो सर सब इसका विषय क्या होगा, विषय होगा इसका, अब लीगल लिटरेसी में क्या कुछ आता है, आरटीआई, आरटीई, पोक्सो, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अनाथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, यानी कितने प्रकार की हमारे समाज की समस्याएं हैं। उन समस्याओं में वो सारी समस्याएं लीगल लिटरेसी में आती है। तो आप 28 और 29 को अच्छी अच्छी गतिविधियां कराएंगे और उनकी क्लिप बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे निजी पे आप 94 168 24 24 3 94 168 24 24 3 पर भेज दीजिए ताकि हम डिस्ट्रिक्ट की बढ़िया सी एक वीडियो बना के छोड़ देंगे ताकि आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए और हमारे सब साथियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। नमस्कार।